पर आज भी हमारी मजबूरी बाहर से ख़रीदने के लिए बस यही है कि कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा तो कमीशन मिलेगा। इस पे एक बड़ी प्यारी सी मूवी बनी थी रुस्तम, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा देखिएगा। एक नेवी ऑफिसर की स्टोरी है, वो भी ट्रू स्टोरी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आप क्या सोचते हो इन सारी बातों पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद। लीक होता पेपर, घटता बेसिक पे और कैंसिल होती वैकेंसीज़। एक एस्पिरेंट के वाइट करियर पे ब्लैक स्पॉट, काला धब्बा जैसे है, और अनफॉर्चुनेटली हम चाह के भी इस काले धब्बे को धुल नहीं पा रहे हैं। जी, स्वागत है आप सभी लोगों का मनु एकेडमी में। आज का जो हमारा डिस्कशन है इन्हीं तीनों टॉपिक्स के आसपास रहने वाला है। आजकल आपने देखा होगा, हालांकि ये पहले से है, पेपर्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हैं वो लीक हो रहे हैं। एजेंट बैठे हुए हैं जो पेपर लीक करा देते हैं। आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बट कोई आदमी अचानक से पैराशूट से उतरता है और आपसे आगे निकल जाता है। दुख होता है पर आप कुछ कर नहीं पाते हो। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये काला धब्बा है पर हम धुल नहीं पा रहे हैं। उसी तरीके से एक नया ट्रेंड आया है। वैकेंसी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ जाना हमारा सपना है, और स्पेशली मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उनमें प्राइवेटाइजेशन का जो फियर है, और प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ अब एक नया ट्रेंड भी चला है कि अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जिन कंपनियों का नहीं हुआ है, वो अपना बेसिक पे घटा रही हैं। वो महारत्ना कंपनियां जो खुद के आगे लगाती हैं, महारत्ना जो दिखाती हैं कि हमारा इतने का टर्नओवर है, जो पहले एक बहुत अच्छा पैकेज देती थी, एक अच्छी लाइफ देती थी, आज कह रही हैं हम आपको वो चीज़ें नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम अब या तो प्राइवेटाइज होने के कगार पे हैं, अगर नहीं हो रहे हैं जब तक के लिए, तब तक के लिए कुछ फेस सेविंग कर रहे हैं, आपकी सैलरी कट कर रहे हैं। अक्सर ये सारी चीज़ें सुनी जाती थी प्राइवेट जॉब में, बट अब सरकारी कंपनियां भी इस टाइप की चीज़ें कर रही हैं। एग्ज़ाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे आप एनटीपीसी की बात कर लो, दूसरे पीएसयूज़ की बात कर लो, जिन्होंने अपना बेसिक पे ही घटा दिया है। जब आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं ना कि आप किसकी प्रिपरेशन करो, किसकी करनी चाहिए, फ्यूचर किस में अच्छा है, कहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के चांसेस कम हैं, कहाँ पे इस टाइप की बकैती नहीं होगी कि सिलेक्शन के बाद आपकी सैलरी घट गई। जनरली आप लोग पूछते हो कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करें। वीडियो बनाने का पर्पज़ भी यही है कि अगर आप इनमें से कुछ करना की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा माइंड मेकअप कर लेना, ताकि बाद में दुख जो है वो ज़्यादा बड़ा ना हो। जैसे पेपर लीक के लिए हमारा माइंड सेट हो गया है कि पेपर तो लीक होता ही होता है, सारी जगह हो रहा है, हर स्टेट में हो रहा है, हम भी ज़्यादा परेशान नहीं होते। एक दो दिन बाद डिस्कशन हाय तोबा करते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, फिर से अपने रूटीन वर्क पे लौट आते हैं। तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका एहसास रहे। ये सारी बातें तो हैं ही, पर इनके साथ एक बड़ा वाला धब्बा और है। जब कोई वैकेंसी एडवर्टाइज़ होती है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एडवर्टीजमेंट के साथ साथ एक फीलिंग भी जनरेट होती है कि आपने अपने सपने की तरफ 2 कदम आगे बढ़ाए हैं। आप जम के तैयारी करते हो इस विश्वास के साथ कि इस बार एग्ज़ाम होगा तो आपका नाम भी सिलेक्शन के लिस्ट में होगा। तैयारी करते करते 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 10 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, और सडनली से एक छोटा सा मैसेज ब्लिंक होता है आपके स्क्रीन पे, जैसा कि यहाँ पे कोने में हो रहा है कि किसी अनवाइबल रीजन से आपकी इस वैकेंसी को कैंसल किया जा रहा है। ऐसा लगता है ना कि मतलब क्या ही मजाक हो गया आपके साथ। और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि भैया इस बार मजाक तो केवल इस टाइप की जब वैकेंसी कैंसिल होती है तो ये मजाक केवल एस्पिरेंट्स के साथ नहीं हो रहा होता है, ये पूरी कौम के साथ हो रहा होता है। हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ की। आपको समझ में आ ही गया होगा, डीआरडीओ ने जून 2020 में 167 साइंटिस्ट की पोस्ट निकालती है, और आज मार्च 2022 में एक छोटा सा नोटिस निकाल के लिख देते हैं कि ये वैकेंसी किसी रीजन से कैंसिल किया जा रहा है। मतलब क्या ही मजाक चल रहा है।
अगर अभी भी आप इससे इंटैक्ट फील नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बना लेते हैं। अक्सर इन बातों की बड़ी बड़ी सुर्खियां लगाई जाती हैं, बड़े बड़े एडवर्टीज़मेंट चलाए जाते हैं, टीवी चैनल पे खूब डिबेट्स होते हैं कि भारत ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार खरीदे हैं रसिया से, यूएसए से, इजराइल से, फ्रांस से, यूके से। दुनिया भर के हम डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम्स हों, चाहे वो ड्रोन्स हों, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी हो, फाइटर जेट्स हो, ऐसे दुनिया भर की चीज़ें खरीदते हैं और इतराते भी हैं। और उसी के दम पे दुनिया का सुपर पावर होने का दम भी भरते हैं कि भैया हमारे पास रफ़ाल है, रफ़ाल के साथ साथ S-400 भी है, और अब हम यूएसए से ड्रोन भी परचेज करेंगे या ड्रोन टेक्नोलॉजी परचेज करेंगे और भी दुनिया भर की चीज़ें करेंगे। क्या हमको सच में इस पे इतराना चाहिए? आप कहोगे इतराएं या ना इतराएं। भैया आज इसका डिस्कशन क्यों हो रहा है? इसका डिस्कशन इसीलिए हो रहा है कि जिन देशों ने इस टाइप की टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, जिनसे हम खरीद के इतरा रहे हैं, बना के नहीं। शायद अगर हम इन सारे टेक्नोलॉजी को जो परचेज कर रहे हैं हम खुद अपने देश में बना पाते, इंडिजिनसली डेवलप कर पाते, तो वो हमारा खुद का प्राउड होता, खरीद के इतराना नहीं पड़ता। पर जिन लोगों ने इसको डेवलप किया है वो लोग इस पे इन्वेस्ट करते हैं, पर हम आज भी इस पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। तभी तो डीआरडीओ में साइंटिस्ट जैसे पोस्ट को 2 साल बाद कैंसिल कर दिया जाता है। 2 साल पहले डीआरडीओ को 167 साइंटिस्ट की ज़रूरत थी। 2 साल बाद ये ज़रूरत बढ़ना चाहिए था, पर 2 साल बाद डीआरडीओ को पता चलता है कि नहीं, हमको ज़रूरत नहीं है। क्या ये गलती डीआरडीओ की है? जवाब होगा नहीं। डीआरडीओ की कमियां गिनाएं या सरकार का विल पावर? डीआरडीओ ने बहुत ऐसे काम किए हैं जिस पे हमें, आपको, सबको, भारत देश को प्राउड महसूस होता होगा। बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स बनाए हैं, इंडिजिनसली डेवलप किया है उन्होंने। पर आज ये उनकी बेबसी है या मजबूरी है, जो भी कहें हम, पर उन्होंने इस वैकेंसी को कैंसिल किया है। डेफिनेटली अपने मर्जी से तो नहीं ही किया होगा, उनको ज़रूरत रही होगी तभी 2 साल पहले इस वैकेंसी को एडवर्टाइज़ किया गया होगा, और आज बिना कोई रीज़न दिए इसको कैंसिल कर दिया गया। जो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं उनके पास रिसोर्स होता है, ह्यूमन का, ह्यूमन ब्रेन का। हमारे पास नहीं है और नहीं हम उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा जो मैक्सिमम डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो बाहर से ही हम परचेज करते हैं, खुद नहीं बना पाते। अब आप कहोगे कि बात तो सही है, पर हम क्यों नहीं ऐसा कर पाते हैं? क्या रीज़न? इसके पीछे कुछ लॉजिकल चीज़ें हैं जिस पे हमारी बहस हो सकती है। तो यहाँ पे बस एक ही चीज़, एक ही कमी नज़र आती है, वो है सरकारों का विल पावर। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, और ये मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें प्रूव हैं। हमारे यहाँ इसरो ने ये चीज़ें प्रूव करके दिखाया है, हमारे यहाँ डीआरडीओ ने भी इन चीज़ों को प्रूव किया है, और बार्क ने भी प्रूव किया है कि बिना किसी फॉरेन मदद के, बिना किसी फॉरेन टेक्नोलॉजी के, इंडिजिनस डेवलप टेक्नोलॉजी से हमने दुनिया को चौंकाया है। और स्पेशली इसरो ने, डीआरडीओ ने, बार्क ने, जो हमारे यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। पर आज भी हमारी मजबूरी बाहर से ख़रीदने के लिए बस यही है कि कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा तो कमीशन मिलेगा। ये कमीशन सिस्टमेटिक होता है, सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की हों वो इससे बच नहीं पाती हैं। सबके ऊपर ये ब्लेम लगता है कि जो डिफेंस इक्विपमेंट परचेज किए जाते हैं वहाँ पे कमीशन खोरी चल रही है। इस पे एक बड़ी प्यारी सी मूवी बनी थी रुस्तम, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा देखिएगा। एक नेवी ऑफिसर की स्टोरी है, वो भी ट्रू स्टोरी है, जिसमें दिखाया जाता है कि उसके बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है एक एजेंट के साथ। दलाली दिखाई जाती है कि किस तरीके से वो डिफेंस इक्विपमेंट के लिए एजेंटगिरी का काम करता है, जहाँ से परचेज किया जाता है, और उसमें सबका कमीशन होता है, मिनिस्ट्री से लेके डिफेंस ऑफिसर्स तक, सबका, कोई नहीं बचा होता है।
तो ये दलाली के चक्कर में आज तक हमने अपने डिफेंस इंडस्ट्री को अपने डिफेंस इंडस्ट्री को ग्रो होने ही नहीं दिया। आज तक हमारा जो मैक्सिमम इक्विपमेंट है वो बाहर से हम खरीद रहे हैं, बोली लगाते हैं, कंपनियां भरती हैं और परचेज करते हैं। जब कंपनियां बिट लगाती हैं तो नेताजी का कमीशन बनता है, वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं जो उसको पास करते हैं उनका कमीशन बनता है। कई बार जब मैं इस टाइप के आर्टिकल पढ़ता हूँ और कई बार मैंने जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी इस टाइप की बातें सुनी हैं कि हमारी जो कंपनियां हैं वो ये चीज़ें नहीं कर। कई बार मैंने जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं जो डिफेंस से ऑलरेडी रिटायर्ड हैं उनसे कहते हुए आप सुनोगे कि जो हमारे यहाँ इंडिया की कंपनियां हैं वो उस टाइप की टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर पाती। पर इन कमियों पे बात कौन करेगा जब वहाँ पे रिसर्च के लिए कोई नहीं होगा, डेवलपमेंट के लिए कोई नहीं होगा, तो कहाँ से इस टाइप की टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। जब हम आज तक ह्यूमन रिसोर्स नहीं बना पाए जो कि रिसर्च कर पाएँ तो फिर कहाँ से आएगी वो टेक्नोलॉजी। तो ये मजाक एस्पिरेंट्स के साथ तो अपने जगह पे है ही है, पर हमारे साथ हमारे जैसे कॉमन मैन जो हैं, इस देश के लोग जो हैं, उनके साथ भी है कि भैया हम अपने कंपनियों को बढ़ने ही नहीं देंगे। जो भी कॉन्ट्रैक्ट निकलता है बाहर की कंपनियां ले जाती हैं, क्योंकि एक्सक्यूज़ दिया जाता है कि हमारी कंपनियां ये काम नहीं कर पाएंगी। कैसे कर पाएंगी जब हमारी कंपनियों के पास लोग नहीं होंगे, जब हमारी कंपनियों के पास रिसर्च करने वाले लोग नहीं होंगे, तो फिर क्या ही कर पाएंगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आप क्या सोचते हो इन सारी बातों पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।